नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि लॉकडाउन जो है एक्सटेंड किया गया है 4 मई से 14 दिनों के लिए, 2 सप्ताह के लिए। इस खबर को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। इसे या तो आप चाहें तो लॉकडाउन 3 बुला सकते हैं, या फिर इसे, चूँकि जिस तरह से इसका जो डिटेल प्रोसीजर आया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसे अगर देखा जाए तो ये एक व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से अब लॉकडाउन को धीरे धीरे पूरे देश से हटाने की शुरुआत है। इसलिए इसे दूसरे तरह से भी देखना ज़रूरी है, ना कि इस तरह से कि सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन शुरू कर दिया। ऐसा क्यों है? मैं इसे लॉकडाउन को ख़त्म करने की शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार सरकार ने 3 अलग अलग जोन्स डिफ़ाइन किए। जोन मतलब इलाके, बड़े बड़े इलाके जो कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड हैं, ज़िले के आधार पे हैं। और ज़िलों में भी अगर एक से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, नगर निगम जो होता है वो है, तो उसे अलग अलग यूनिट की तरह ट्रीट किया गया, उसे अलग ज़िला एक तरह से आप कह सकते हैं माना गया। अब क्या है कि इसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिफ़ाइन किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट को। जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है, जो हरा है, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ट्विटर पे है, वेबसाइट्स पे, हर जगह पे है। उसमें क्या है कि जो जोन हरा या ग्रीन है वो वैसे जोन्स हैं, वैसे ज़िले हैं जहां पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामले नहीं आए। लाल कौन सा जोन है? लाल जोन वो है जहां अभी भी एक्टिव केस लगातार आते जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ यही नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक्टिव केसेस आते जा रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि उनका डबलिंग टाइम कितना है, कितने समय में पिछले दिन जितना था उसका डबल हो जाएगा। एक डेटा जब आता है तो आप ग्राफ बना सकते हैं, आप उसमें अनुपात निकाल सकते हैं कि कितने कितने दिनों पे ये परिवर्तन हो रहा है, और दुगना हो जाएगा डाटा। प्लस फीडबैक जो एजेंसियों से मिल रहा है उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है कि ये रेड जोन यानी लाल इलाका रहेगा, लाल क्षेत्र रहेगा, या फिर इसे ऑरेंज अब कर दिया जाए। ऑरेंज कौन सा है? जो न लाल है न ग्रीन है। और ऑरेंज के लिए कोई और प्रॉपर डेफिनेशन जो है, नई गाइडलाइंस आई है उसमें है नहीं, लेकिन यह है कि रेड जोन जब, वैसे रेड जोन, वैसे ज़िले जहां 21 दिनों तक कोई भी नया केस नहीं आया तो उसको पहले ऑरेंज किया जाएगा, और फिर उसमें जब देखा जाएगा कि इसमें और भी कहीं क्लस्टर्स नहीं बन रहे, कोई नया केस नहीं आ रहा है, तब फिर उसको ग्रीन बताया जाएगा। ये 3 तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद एक और गाइडलाइन आई है कि कंटेनमेंट जोन्स बनेंगे, जो लाल वाले इलाके हैं या जहाँ पे अभी भी मामले आते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेज आते जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पंचायत के लेवल तक या वार्ड के लेवल पे और ज़िलों के लेवल पे, नगर निगम के अलग अलग एरियाज़ हैं उनके लेवल पे सीलिंग की जाएगी कि यहाँ से मूवमेंट नहीं हो सकता। ये एक क्लस्टर बन गया, ये छोटा सा जोन है जहाँ पे संक्रमण के होने का खतरा है, तो उसको रोकने के लिए क्लस्टर्स अलग अलग डिफाइन हो गए, उनको सील किया जाएगा। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़, ज़रूरत की चीज़ें ही लाने और ले जाने दिया जाएगा। वहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट, मतलब वाहन जो है वो कैसे चलेंगे। रेड जोन अगर है तो उसमें बाइक पे सिर्फ 1 आदमी बैठ सकता है, 2 आदमी नहीं बैठेगा। वहाँ पे जो है किसी भी, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं अभी तक जैसे ब्लॉक्ड हैं तो वैसे ही चलेंगी, जिसमें से आपको बस का इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो गया, मेट्रो ट्रेन्स हो गए, रेलवेज हो गए, फ्लाइट्स हो गए, स्कूल हो गया, किसी भी तरह का रिलीजियस गैदरिंग हो गया, कहीं भी 5 आदमी से ज़्यादा जमा ना होने पाए। इस तरह की गाइडलाइंस जो थी वो तो अभी इन्फोर्स रहेगी, चाहे ग्रीन रहे, कहीं भी रहे, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीन में कहीं कहीं रिलैक्सेशन है कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस जो है वो चल सकता है, लेकिन वो क्या है कि बस अपने हाफ कैपेसिटी पे चलेगी। अब जैसे अगर हम ग्रीन जोन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों को छोड़कर जो पूरे देश में लॉकडाउन में जो अलाउड नहीं है, उसमें यह है कि बस है, बस का मूवमेंट मतलब इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट वो मूवमेंट नहीं हो सकता है। ट्रेन, मेट्रो हो गया, उसके बाद कैब सर्विसेज या जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिस पे, जैसे कुछ इलाकों में जीप चलता है, टेम्पो चलता है, टमटम, रिक्शा, इस तरह की चीज़ें, वो सब जो है अलाउड नहीं है। हाँ, बसें अगर इंटर सिटी हो, इंटर सिटी नहीं, इंट्रा सिटी हो, ज़िले के अंदर ही हो, तो वो 50% कैपेसिटी पे, 60 सीटों का है तो उसमें 30 ही लोग बैठ सकते हैं, उस कैपेसिटी पे चल सकता है। बस डिपो वो जो है अपने 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी 100% नहीं जाएंगे।
अगर ऑरेंज जोन की बात करें उसमें भी जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ कंटामिनेशन है उसके बाहर अगर हम बात करें तब तो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग ऑफ बसेस वहाँ पे नहीं चलेगा। मतलब वहाँ बस का मूवमेंट नहीं होगा, चाहे भीतर में ही मूवमेंट करना चाहे या उस ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िले में जाना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जैसे कैब सर्विसेज जो हैं वो ऑरेंज जोन्स में अप्लाइड होंगी। टैक्सी और कैब एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ, 2 सवारी उस पर बैठेगा, 1 ड्राइवर बैठेगा, ठीक। और दो डिस्ट्रिक्ट के बीच इंडिविजुअल और व्हीकल्स का मूवमेंट हो सकता है लेकिन ओनली फॉर परमिटेड एक्टिविटीज़। मतलब एसेंशियल चीज़ों को आप सप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जो चीज़ें सरकार ने कहा है कि ये ज़रूरी है इनको पास दे दिया जाए, इनको जाने दिया जाए, क्योंकि ये जान बचाने के लिए हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या किसी भी तरह की इमरजेंसी है। 4 व्हीलर्स अगर हैं, अगर कोई व्हीकल है तो उसमें मैक्सिमम 2 लोग, 1 ड्राइवर के अलावा, अगर इंडिविजुअल भी आप जा रहे हैं तो। अब बात वो आती है कि मैं इसे व्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन को हटाने की बात क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब फाइनली ये एक नेशनल लॉकडाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अब 3 तरह के ज़िले जो है डिफाइन कर दिए गए और उसमें ग्रीन वाला जो है वो एक तरह से लॉकडाउन से बाहर आप मान कर चलिए। बाहर सिर्फ पूरी तरह से इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे देश में अभी भी कुछ जोन्स हैं जहाँ पे वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनके जो अपने मूवमेंट जो है अभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और छोटे छोटे क्लस्टर्स में कंटेन होते जाएंगे और उसको पूरी तरह से घेर दिया जाएगा, तब हो सकता है कि लॉकडाउन में से उनको पूरी तरह से रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर मान लीजिए कि एक पूरा स्टेट ही जो है वो ग्रीन जोन अगर हो गया तो हो सकता है कि उसे जो है वहाँ पर से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा और भीतर में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करते हुए और जो चीज़ें अलाउड हो सकती हैं वो सारी पूरे डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं, राज्य के लेवल पे भी अलाउ की जाएंगी। तो रेड जोन है जहाँ लगातार एक्टिव केसेस आ रहे हैं, ग्रीन जोन है जहाँ पे एक्टिव केसेस 21 दिनों से नहीं है, ऑरेंज जोन है जहाँ वैसे रेड जोन जहाँ 21 दिन से नहीं है, वो ऑरेंज है, वो बफर है एक तरह से, पहले रेड से ऑरेंज होगा। लेकिन ऐसे डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है कि आप लोग ध्यान दें, आप लोग लचर ना कर दें कि हम तो जो है हमारे यहाँ अब नहीं आया तो छोड़ दें, नहीं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेगा कि ये जो पेशेंट आया ये किस किस से मिला है। मान लीजिए कि 21 दिन में हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पिछले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के बाद जो है आया हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत दिन के बाद किसी में सिम्टम्स डेवलप हुए होंगे क्योंकि वो ऑरेंज जोन में है और वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत हो जाती है कि इन लोगों से जुड़े हुए लोग अगर उसने कहीं पे लिया होगा तो कोरोना हो सकता है देर से एक्टिव हो, इसलिए उसे ऑरेंज जोन में शायद रखा गया है ताकि अचानक से उसे ग्रीन ना कर दिया जाए और ग्रीन से वापस वो रेड में ना आ जाए। तो ये सुनिश्चित करने के लिए हुआ है कि रेड से वो ऑरेंज हो, ऑरेंज से ग्रीन और ग्रीन से फिर जो है रिटर्न बैक में, मतलब ऐसा ना हो कोई नया केस वहाँ पे आ गया, क्योंकि जब तक आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने का अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो ज़िला बचा हुआ रहेगा। अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं से लेकर आ जाए और वो वापस दोबारा से जो है कंटेनमेंट मतलब कंटेमिनेटेड हो जाए, संक्रमित हो जाए और उसे फिर से ग्रीन से जो है रेड करना पड़े। तो ये बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया गया है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक स्टैगर्ड वे में एक व्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन को हटाने की शुरुआत की तरह इसे देखिए, न कि लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए। एक और खबर आई कि जो भी फंसे हुए मजदूर हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे लोग जो कोटा में हैं, आपको मुंबई में, बिहार के लोग हर जगह पे हैं, यूपी के मजदूर हर जगह पे हैं, साउथ इंडिया में आपने देखा था केरल में जो है बवाल हो गया था, उसका मुंबई में बवाल हुआ था, उसका आनंद विहार में, दिल्ली में हुआ था। ये सब यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर दिया गया अफवाहें फैला के कि आपके लिए बस आ रही है और ट्रेन आ रही है फलान। आज खबर ये आई है कि अब इनके लिए वाकई में स्पेशल ट्रेन जो है शुरू की जाएंगी। कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से बसों को भेजने की शुरुआत की, जिसमें यूपी है, बिहार भी शायद ऐसा करने वाला है। ट्रेन की मदद से और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके उन लोगों को बिठा के अपने अपने राज्य में, अपने अपने घर में भेजा जाएगा। और ये जो है ये एक पॉजिटिव साइन आप मान सकते हैं। ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े पहले थे वो
इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए नहीं थे, इसके पक्ष में नहीं थे। वो पॉजिटिव वहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं दिख रहा था कि इसका कोई भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अभी जो जहाँ है उसको वहीं रखने की बात थी, क्योंकि मामला कहाँ से आ रहा है, कौन कोरोना पॉजिटिव है, वो हमें पता नहीं चला था। अब चूँकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, अब जोन्स डिफाइन हो गए हैं, किस किस इलाके में है, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हमारे पास आंकड़े हैं, तो इस कारण से अब इन लोगों को चिन्हित करने में, इन्हें पहचानने में और उन्हें पहचान कर वापस अपने जगह पे भेजने में थोड़ी बहुत आसानी होगी। तो इस कारण से ये अलाउ किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया या रेलवेज ने लिया। रेलवे ने हाल ही में शायद जबलपुर स्टेशन पे एक मॉक ड्रिल भी किया था कि कैसे रेलवे वहाँ पे पहुँचाएगा। वहाँ पर भी लोगों की एक स्क्रीनिंग टाइप की होगी कि उनको कोई लक्षण होगा तो वहीं पे रोका जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लक्षण है फिर भी आप ट्रेन में चढ़ गए। तो इस तरह के बचाव के जो जितने प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो सब लेते हुए अब लोगों को मूव करवाया जाएगा, जिसमें मजदूर और स्टूडेंट ज़्यादा है। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, और आपको इसमें जो है दो तरह के लोग दिखेंगे। एक चिंतित है कि अर्थव्यवस्था अगर बर्बाद हो गई, क्योंकि आप लॉकडाउन को एक सीमा तक ही, डेवलपिंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो डेवलप्ड नेशंस हैं जिनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, वो तो स्टिमुलस पैकेजेज अनाउंस कर सकते हैं, इतने $1 बिलियन इस इंडस्ट्री को दे दिया, इतना लोन इस इंडस्ट्री को दे दिया। भारत के पास वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अनलेस वो अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको टैप करे और उसको जो है डिप्लीट करके, उसको तोड़ करके जो है लोन देना शुरू करे इंडस्ट्री को चालू करने के लिए। हो सकता है इस पर भी अर्थशास्त्री जो हैं, जो सरकार में है, जो आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, तो वो लोग ऐसी सलाह दे रहे होंगे। मेरी उतनी मतलब समझ नहीं है अर्थव्यवस्था को लेके, इसलिए मैं कयास एक तरह से लगा रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। या हो सकता है कि चूँकि अभी गरीबों को भोजन देने में, उनके चिकित्सा के लिए और कोविड के लिए जो फंड क्रिएट किया जा रहा है उसमें, और स्टेट्स को भी सेंटर को फंड देना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि बजट में जो है अभी एक क्रंच टाइप का आया हो, तो हो सकता है कि उधर नहीं जा सके कि हम फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको टैप करें, वहाँ से पैसा उठा के हम दूसरे क्षेत्रों में लगाएं। अब लोग ज्ञान देने लगते हैं कि इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी तो आदमी रह के क्या करेगा। और दूसरा लॉजिक ये है, और ये देखिए कि इसमें आप कोई भी रास्ता चुनेंगे आपकी हार ही है। इसमें एक है कि लार्जर पिक्चर देखा जाए कि भविष्य तुम्हारा कहाँ जा रहा है, और दूसरा है कि तुम निकट में जो अभी जो हो रहा है, अभी क्या तुम किसी को मर जाने दोगे कोरोना के कारण? अभी क्या तुम सिर्फ इकॉनमी को खोलने के लिए कि बिजनेसेस काम करना शुरू करें और उसके कारण जो लॉस हो रहा है, एक तो बिजनेस लॉस हो गया, दूसरा ये भी है कि एक मानसिक आघात भी आप कह सकते हैं उन लोगों के लिए। जैसे कि आज ही मैं जब नीचे सामान लाने के लिए गया तो मैं जिस अपने वॉशरमैन से, धोबी से जो हमारा कपड़ा आयरन करते हैं, उनको देखा, वो सोए हुए थे, उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था। मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने किया, लेकिन खुददार आदमी लेना नहीं चाहता है आपसे मदद। खैर ये बात बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो डेली हैंड टू माउथ टाइप का जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इकॉनमी क्या है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, लॉकडाउन से इम्पैक्ट क्या होता है। उनके लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है, सबसे पहला कंसर्न होता है सर्वाइवल का, कि वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। इसके लिए सरकारों ने अपने अपने स्तर पर, राज्य सरकारों ने शुरुआत की है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के ज़रिए जो है कुछ पैसा उनके अकाउंट्स में डाल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भले ही आपने काफ़ी नेगेटिव जो है रेटोरिक बांटने वाले, काल्पनिकता बांटने वाले कई लोग आपको मिले होंगे जो लिख रहे हैं कि लाखों लोग भूखे हैं, ये वो हैं, मर रहे हैं, इस तरह की बातें। अभी तक किसी के भूख से मरने की खबर तो नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी भूख से मर रहा है, क्योंकि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस का सेवा भारती है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लगभग 2.5 लाख वॉलंटियर देश के हर हिस्से में करोड़ों पैकेट्स ऑफ फूड जो है बांट चुके हैं। तो आप ऐसे ही मतलब एक लाइन कह के कि नहीं भूखे लोग मर रहे हैं, ये सब कह के जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। कोई उस तरह से मर नहीं रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग परेशान नहीं हैं,
लोग परेशान हैं, इसलिए परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। कौन परेशान नहीं है यहाँ पे? इस तरह से देखिए तो जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमी वर्सेस आम जनता में आप देखेंगे तो आप दोनों ही पलड़ा जो है हारता हुआ ही दिखता है। तो इसमें वही है कि आप इमीडिएट जो है आप ये पाप अपने सर पर नहीं ले सकते। ये अपराध है कि आपको दिख रहा है कि अगर हम तुरंत ओपन कर देंगे तो बहुत लोगों की ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ सकती है, और तुरंत ओपन नहीं करेंगे तो इकॉनमी में कुछ धक्का लगेगा। ठीक है, फिर भी रिस्क असेसमेंट करते हुए जिस तरह से भारत ने बहुत ही चपलता से, बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए फरवरी के शायद पहले या दूसरे सप्ताह से एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग से लेके अभी तक टॉप 5 या 6 कंट्रीज में आता है टेस्टिंग के नंबर में। भारत लगभग 9 लाख लोगों की टेस्टिंग कर चुका है। भारत उससे ज़्यादा सिर्फ 5 या 6 देशों ने किया है टेस्टिंग। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह का रिकवरी रेट है हमारे देश में कि कितने एक्टिव केसेज हैं, कितनों ने रिकवर किया, तो उसको उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक बेहतर स्थिति में हैं। उसके बाद IMF का फोरकास्ट भी यही है कि बाकी दुनिया की लगभग हर इकॉनमी नेगेटिव में भी जाएगी, GDP का ग्रोथ रेट उनका। भारत जो है फिर भी 1.9 या 2% के रेट से ग्रो करेगा, ऐसी बात कही गई है। फिर वही बात है कि IMF का फोरकास्ट क्या कहता है और कैसे कैसे लॉकडाउन में चीज़ें बदलती हैं, फैक्ट्रीज कब शुरू होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट होगा, लोगों का कंजम्पशन जो है एक्चुअल जैसे चल रहा था उसे आने में, नॉर्मलाइज होने में और भी समय लगेगा। तो हो सकता है कि ग्रोथ और कम ही हो जाए, उस तरह की भी ना रहे। सारी बातों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी की चीज़ों को एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इकॉनमी थोड़ा सा झटका और सह सकती है, लेकिन वही है कि सरकार को ये देखना होगा कि जो लोग इससे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उन तक वो किस तरह से मदद पहुंचाए, चाहे वो आर्थिक हो, भोजन की मदद हो, या उन्हें शेल्टर नहीं है उनको मूव कराना है कहीं से ले जाके, मकान मालिक को रेंट नहीं दे पा रहे हो, तो उन ज़िलों में किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं या DMs जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, वो लोग किस तरह से काम करते हैं, ये तय करेगा कि आम आदमी को कितनी कम परेशानी होती है और किस तरह से ये देश कोरोना से लड़कर वापस खड़ा होता है। अब देखिए कि ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये एक सामान्य समय नहीं है। हम असामान्य समय में सामान्य अपेक्षाएं नहीं रख सकते, और ये असामान्य समय या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व में है। और हम जो है अगर एक नागरिक के तौर पे पैनिक लेके पैनिक बांटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लोगों को परेशान करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि सामूहिक तौर पे पूरी की पूरी जनता जो है वो परेशान हो जाएगी, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि अराजकता फैलेगी, जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है। आपको लोगों को अभी घर में रहना चाहिए, लोगों को घर में कंटेन होना चाहिए, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और जितनी तरह की गाइडलाइंस सरकार या वहाँ का प्रशासन जो है आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है, निर्देश जो तय कर रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए, तभी जो है इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने में हम उसको और कम टाइम लगेगा, वरना ये जो है लंबा खिंचता चला जाएगा, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है। बड़े बड़े देशों का यही हाल है। अब जो है कि इसके बाद फिर एक जो गिरोह है लेफ्टिस्ट और लिबरल का, आज जो ही इस तरह का आया कि लॉकडाउन को जो है एक्सटेंड किया जा रहा है, वो जो है हमेशा जिस तरह से उनकी नेगेटिव चीज़ है, वो हर चीज़ में अगर सरकार मान लीजिए गरीबों की मदद करेगी तो ये लोग लिखेंगे कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो जॉब जनरेट करते हैं उनको क्यों नहीं दे रहा है। अमेरिका वाला देखो 10 बिलियन दे दिया अपने एयरलाइंस इंडस्ट्री को, भारत क्यों नहीं दे रहा है। कॉरपोरेट को अगर सरकार पैसा देगी तब ये लोग बोलेंगे कि देखो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो रहा है, और लोन अगर राइट ऑफ भी होगा तो उसको बोल देगा कि लोन माफ़ कर दिया गया। दोनों में काफ़ी अंतर है। इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी। तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग वैसे लोग हैं जो सरकारों में रह चुके हैं, ये लोग वैसे लोग हैं जो एडिटर्स इन चीफ हैं, ये लोग वैसे लोग हैं जो उन मामलों के जानकार हैं। उन्हें पता है कि बजट कैसे काम करता है, उन्हें पता है कि भारत के पास
कॉरपोरेट्स को भी लोन देने और फिर गरीब को सब्सिडी देने, दोनों को एक साथ टैकल करने की स्थिति में भारत कभी भी नहीं रहा है, अभी भी नहीं है। हो सकता है भविष्य में अर्थव्यवस्था सुधर जाए, हम अमेरिका या चीन की तरह हो जाएं, तो हो सकता है इस तरह के स्टिमुलस पैकेज देने में हमें आसानी हो, लेकिन आसानी अमेरिका को भी नहीं हो रहा है, चीन को भी नहीं हो रहा है। ये लोग जो है ये अभी प्रपंच बांटते रहेंगे। रवीश कुमार जो है नौकरियों के लॉस पे अभी लिखता रहेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले वो टेस्टिंग कम हो रहा है, टेस्टिंग कम हो रहा है, भारत में इतने कम आंकड़े क्यों हैं, इस तरह की बातें करता दिखा। उसके बाद वो फ्लॉप हो गया जब, क्योंकि टेस्टिंग अगर कम होता और भारत के आंकड़े कम होते तो 3 महीने में तो पता चल जाता कि सरकार धांधली कर रही है, जैसे कि बंगाल का हाल है। बंगाल पे जो है ये लोग लिबरल लेफ्ट वाला कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि बंगाल के ऊपर सारे लोग चिंतित हैं। कोई आपके बंगाली मित्र हो तो उनसे पता कीजिए कि बंगाल का क्या हाल है, वो आपको बताएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, लॉकडाउन का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। लेकिन वही है कि आप ज़्यादा बोलिएगा तो आप पे महामारी एक्ट लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं पैनिक नहीं बांट रहा हूँ, वहाँ के लोग जो कह रहे हैं, जो अखबारों में छप रहा है, मैं वही आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक पूरे स्टेट में उसने खुद को चाइना की तरह बना लिया, बैम्बू कर्टन की, यहाँ से इन्फॉर्मेशन हम जाने ही नहीं देंगे। आधिकारिक तौर पे अगर किसी आदमी को कोविड है और वो मर रहा है, मान लीजिए कि कोविड ये भी होता है ना कि आपको जो बीमारी है उसी को एग्जैजरेट कर दिया, उसके कारण आप मर गए, तो उसको जो बोलता है कि नहीं इसके डेथ को कोविड-19 में मत लिखो या कोरोना से हुई मृत्यु में मत लिखो, और भी तमाम तरह की बातें। अब जाके जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब उसने सेंट्रल टीम को अलाउ किया है कि आप यहाँ पे आके देखिए कि यहाँ पे हम लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, या जो भी है। तो उसको कंटेन करने के बाद नौकरियां जाने का प्रपंच, जैसा कि मैंने कहा, वो बिकता रहेगा। उसको खरीदिए मत, उसको इसलिए नहीं खरीदिए क्योंकि पूरे दुनिया में यही हो रहा है। चूँकि छोटे और मध्यम रूप के व्यवसाय जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, सर्विस इंडस्ट्री लगभग ठप है, ट्रिप्स वाला और ट्रैवल वाला बिल्कुल ठप हो चुका है, ऑफिसेज जो है अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इस कारण से उनके पास पैसे नहीं होंगे जो पास ऑन करें, वो अपने सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे सकें। तो इस पर प्रपंच बांटा जाएगा। वो जब खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो जब खुलेगा तो उनको रिक्वायरमेंट होगी तो इन्हीं लोगों को वो वापस लेंगे। अधिकतर लोगों की जॉब जिनकी गई है या सैलरी कम हुई है, वो जब ये सुधरेगा सिचुएशन तो हो सकता है कि बेहतरी आए, उन्हें वापस नौकरी में रख लिया जाए। इसलिए कोई भी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रेरोगेटिव है कि वो किसको रखे किसको नहीं रखे। सिचुएशन अभी ख़राब है तो वो खुद लॉस सह के दूसरों को नौकरी नहीं दे सकता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। टिपिकली मतलब एक आदर्श स्थिति में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिति अभी आदर्श नहीं है। अंत में वही है कि जिम्मेदार नागरिक बनिए, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, आप जिस भी जोन में हैं, आपके आसपास का एसेस कीजिए। आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए, उससे आपको डेटा मिलेगा रियल टाइम में कि आपके इलाके में कोई कंटेमिनेटेड तो नहीं हो गया, वो संक्रमित इलाका तो नहीं हो गया। जिम्मेदारी से पेश आइए कि आपके इलाके में जो जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं, नमाज पढ़ना, आरती करना, एक जगह जो है इकट्ठा हो जाना 4 से ज़्यादा लोग, इन सब चीज़ों को अपने मतलब सामान्य बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि इसमें आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे सरकार का, सरकार नीतियां बनाती हैं, सरकार दिशा निर्देश जारी करते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे फॉलो करते हैं और उसके सारे प्रयासों को सफल बनाते हैं। तो ये लॉकडाउन 3 न मानकर ये लॉकडाउन के ख़त्म होने की शुरुआत आप मान सकते हैं। और भी खबरें आएंगी, हम आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।